ओके, वेलकम बैक टू चैनल। आज क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैप्टर 1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ टॉपिक से। तो क्या होता है कि जो हमारा चैप्टर 1 है, इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज, जिसमें कि कई सारे एलिमेंट्स या के एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एलिमेंट्स को नॉर्मली आपको पता ही होगा, ये सारे जो जितने भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं उन सबको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको बहुत ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी दो एटम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो उनसे कुछ नई स्पीसीज बनेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। सो कंपाउंड आर द केमिकल स्पीसीज विच हैविंग द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे? मिक्सचर एंड कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स क्या होता है? मिक्सचर एंड कंपाउंड को मैं यहाँ साइड में भी दिखाता हूँ, इनके डिफरेंस को, कि मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो चीजें आप मिक्स कर देते हैं, जैसे कि अगर वाटर को सैंड में या सैंड को वाटर में ऐड करते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनता है, जिसमें क्या होता है? कुछ नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद कुछ नई स्पीसीज बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, उसके बाद कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि सॉरी मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर हैविंग द इंडिफरेंट कंपोजिशन। मतलब क्या होता है? मिक्सचर में कितनी भी क्वांटिटी में आप मिक्स कर सकते हो, इसका कोई भी कंपोजिशन यानी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कितना भी ऐड कर सकते हो तो मिक्सचर बन जाएगा। जबकि कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। मिक्सचर में जो स्पीसीज आप ऐड करते हो, यानी कि मिक्स होने वाली जो स्पीसीज है, उनकी दोनों की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। जबकि कंपाउंड में हमको क्या होता है कि जो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं उनसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का हमें स्पीसीज देखने को मिलता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड सॉरी मिक्सचर एंड कंपाउंड, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। अब अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं, तो फिर उससे पहले हम थोड़ा ये पढ़ें कि सबसे पहले जो एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम में एटम्स के बारे में सबसे पहले जो है बताया था हमारे इंडियन फिलोसफर, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। तो उन्होंने बताया था कि अगर हम, उन्होंने गोल्डन ब्रिक का यूज किया था, गोल्ड के कई सारे टुकड़े किए, और उन्होंने काफी नंबर ऑफ द टाइम्स उस गोल्ड ब्रिक को काटा। और क्या हुआ कि जब लास्ट में कुछ ऐसे टुकड़े थे जो वो काट नहीं पा रहे थे, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया था परमाणु, ठीक है। सो दैट वाज द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एटम, ठीक है। सो एटम के बारे में सबसे पहले तो इंडियन फिलोसफर यानी कि महर्षि कन्नड़ ने बताया था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं कर पाए। जिसके बाद में जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहले, यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम के बारे में, एटम कैसा दिखता होगा, एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब बताया था जॉन डाल्टन ने। इसीलिए इनकी थ्योरी को बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ओके। अब इनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, जो आपको देख सकते हैं साइड में। इन्होंने बताया कि एटम्स आर वेरी टीनी पार्टिकल, यानी एटम जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, आंखों से नहीं देखे जा सकते। उसके बाद में एटम्स आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम्स को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कुछ और प्रॉपर्टी बताई कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि हर एक एलिमेंट की, एटम्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ये तो सही बात है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के एटम्स का साइज अलग होगा, हर एक एलिमेंट के एटम्स में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ ये जो थ्योरी थी, ये इनमें 4-5 पोस्टुलेट्स उन्होंने बताए, इसको ही बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे मोल्स के बारे में कि मोल्स क्या होता है, मोल्स कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो मोल कंसेप्ट का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस, यानी कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, सपोज CO2 है, H2O है, कुछ भी है XYZ, ठीक है। तो CO2 क्या है कि CO2 के सभी एटॉमिक मास, यानी कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी एटम्स के एटॉमिक मास को रख करके सम कर देंगे, यानी कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 2 into 16, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें टोटल मास मिलेगा, दैट इज 44। सो 44 इज द molar mass of CO2, ठीक है। So molar mass of any compound is known as 1 mole of any substance and which contain the fixed number of particles। मतलब कि मोल क्या होता है? मोल मीन्स होता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास या फिर मोल मॉलिक्यूल का मोलर मास जो होता है उसी को 1 मोल बोला जाता है, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं फिक्स होता है। इन्होंने बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 10 to power 23 पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से मोल कंसेप्ट होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो मोल कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कि मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए अब मैं कुछ करूंगा यहाँ पे,
जैसे मान लो कि हमारे पास मोल्स निकालने हैं 88 ग्राम CO2 के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 88 ग्राम CO2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 90 ग्राम H2O के मोल्स निकालेंगे कि भाई 90 ग्राम अगर हमारे पास वाटर हो, वाटर कभी क्या मिल जाएगा घर में, तो वाटर अगर हमारे पास 90 ग्राम हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। सो वाटर के मोल्स निकालने के लिए, किसी भी के मोल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स n रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोलर मास, सॉरी गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। गिवन मास मतलब जो क्वेश्चन में दिया होगा, और मोलर मास जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। गिवन मास क्या हो गया, गिवन मास है 88, ओके। अब ये मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि CO2 है, ठीक है, हम क्या करेंगे इन सबके एटम्स के एटॉमिक मास, यानी कार्बन 1 है, सो 1 का एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, एंड ऑक्सीजन 2 है, एंड हर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, सो दैट इज 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। यानी कि इसको हम लोग U अगर लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मोलर मास, ग्राम पर मोल लिखे हैं, सो 1 मोल मॉलिक्यूल का मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 88 को डिवाइड कर देंगे 44 से, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपन मोलर मास। सारे ही किसी का भी अगर हमें मोल्स निकालना हो तो गिवन मास अपन मोलर मास निकाल के, मतलब इसकी हेल्प से निकालते हैं, एक फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे 44, यानी कि क्योंकि हमें पता है CO2 का मोलर मास होता है 44, दैट इज 2 मोल्स, यानी कि 88 में कितने हो जाएंगे 2 मोल्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके से आप किसी का भी मोल्स निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। सपोज आपसे कहा कि 1000 ग्राम में हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट, सो यही तरीका है, जितना क्या करेंगे गिवन मास होगा डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप स्वयं कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट ये सॉल्व करेंगे 90 ग्राम H2O में कितने मोल्स होंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे कि हाँ इतने मोल्स होंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हमको आ गया कि भाई मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है कि जितना मास आपको दिया है इसमें कितने नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। Okay, Na is Avogadro number, N is number of moles and N is number of particle that has to be calculated. तो हमें जैसे कह दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल कह सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हो सकता है, या नंबर ऑफ एटम्स भी लिखा हो सकता है, तब भी वही बात होती है, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे कह दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, सपोज एग्जांपल ले लिया है हमने यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके। हमने क्या करना है कि 6 ग्राम कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एक फॉर्म होता है कोल वगैरह, सो 6 ग्राम कार्बन है, क्वेश्चन में दिया है कि 6 ग्राम अगर कार्बन है आपके पास, तो हाउ मेनी एटम्स या पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट। तो गिवन अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, सो वी हैव टू कैलकुलेट द n इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, जब मास दिया होता है तो हमें पता है कि गिवन मास अपन मोलर मास से आ जाता है, सो गिवन मास कितना है 6, कार्बन की बात हो रही है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, सो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से ये वाला फॉर्मूले से आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 10 टू पावर 23, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और आंसर आ जाएगा 6.011 10 टू पावर 23, ठीक है। सो ये क्या हो गए, ये हो गए हैं 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 6 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये सब पता है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है, सपोज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास। अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको 11th में नहीं आएंगी, सो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन फ्यूचर। मोलर मास ऑफ C6H12O6, ठीक है, या फिर हमसे कह सकता है कि CaSO4.2H2O, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि जहां पे डॉट लगी होती है, डॉट का मतलब होता है प्लस नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें हमको आनी चाहिए, ये सब बेसिक्स हैं। सो अगर मुझे इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है तो ये एटम्स ऑफ कार्बन 6 हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मास ऑफ एटम इज 12 प्लस 12 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 6 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई विद 16। सो जब हम ये सब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सो दैट्स आंसर विल बी 1 ग्राम पर मोल, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1 ग्राम यू बना, वो 180 यू बना सकते हैं। 180 ग्राम पर मोल अगर लिखा है तो 1 मोल ग्लूकोज का मास बोला जाएगा, और 180 यू लिखा है सो 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास बोला जाएगा। यू मॉलिक्यूल के मोलर मास के लिए होता है,
और ग्राम पर मोल 1 मोल के मोलर मास के लिए होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ नए टॉपिक की तरफ, एटम्स, एटॉमिक थ्योरी और मोलर मास, मोल्स कैलकुलेशन, ये सब करने हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कुछ नई चीजें, साइंटिफिक नोटेशन कैसे होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है। सो उसके लिए आप 1 मिनट इंतजार कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्या है, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब क्या होता है, हमारे पास एक बहुत छोटा डिजिट है, जीरो से भी बहुत छोटा, या फिर हमारे पास बहुत ही बड़ा कोई नंबर है, डिजिट नहीं है, नंबर है। तो नंबर, बड़े से बड़े नंबर को या फिर छोटे से छोटे नंबर को हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 टू पावर प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोल देते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि m इंटू एन, या कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, सपोज x इंटू एक्स मल्टीप्लाई, ये डबल एक्स नहीं बना हुआ है, 10 टू पावर n, ठीक है। सो इस टाइप से हम क्या करते हैं, या y ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को या फिर छोटे से छोटे नंबर को सिंपलेस्ट x इंटू 10 टू पावर n की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। एग्जांपल के साथ सीखते हैं, चलिए। तो हमारे पास क्या है कि एक बहुत ही बड़ा डिजिट है, सपोज 32500000000, ठीक है। या फिर हमारे पास एक बहुत ही छोटा डिजिट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे। अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि इस डिजिट को बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 0.000000821 ये है, टाइम लग जाएगा। सिंपलेस्ट तरीका सोचा गया कि भाई सिंपलेस्ट क्या हो सकता है, तो सिंपलेस्ट तरीके में ये हुआ कि ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि इन सबको 10 की पावर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सारे डिजिट्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये सिंपलेस्ट हो जाएंगे, जिससे कि इनको रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो डिजिट है हमारे पास, यानी कि जो नंबर है, उसमें जो 1 डिजिट आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद में डेसिबल लगा देना है और बाकी के डिजिट लिख देने हैं, और इस डेसिबल को 10 टू पावर में लिख लेना है, यानी इतने डिजिट, यानी कि डेसिबल यहाँ लाना है। सो अगर डेसिबल यहाँ लाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स यहाँ आगे आना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल, यानी 3 डिजिट, देखो क्या होता है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देना है, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको ही रिप्रेजेंट करूंगा, सो 1 डिजिट जो है, फर्स्ट जो हमारा डिजिट है ये है 8, 8 के बाद डिजिट तो डेसिबल लगा देंगे, लेकिन ये डेसिबल यहाँ पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जाना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात ये है कि ये डिजिट देखो, ये नंबर बहुत छोटा है, सो यहाँ पे पावर माइनस में आएगी, और ये बहुत बड़ा नंबर है, सो दैट्स द यहाँ पे पावर प्लस में आएगी, ठीक है। बिकॉज हमको पता है, मैथमेटिक्स में हमने सीखा है कि अगर हम अपना डेसिमल इधर से उधर या इधर उधर लाते हैं तो पावर माइनस या प्लस में रिप्रेजेंट होती है 10 की, ठीक है। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी 9th या 10th में पढ़ी हुई है, तो इनको बताने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इन दो एग्जांपल से हम लोगों ने समझ लिया है कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है। इस तरीके से कोई भी अगर नंबर आता है तो आप सिंपली उसको 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके 10 की पावर में लिख देंगे, तो इसी को बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोलारिटी अगर बात करेंगे तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द मोलारिटी। अब मोलारिटी की बात करेंगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है सिंपल, मोलारिटी की अगर बात करेंगे सो दैट इज कैपिटल एम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी कैलकुलेशन, ठीक है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला इस तरीके से, अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH dissolved in 200 ml of solution। ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, रेंडमली मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया। अब हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास 4 ग्राम
NaOH है और वो हमने 200 ग्राम 200 ml सॉल्यूशन में मतलब डिप कर दिया, मतलब उससे 200 ml सॉल्यूशन बना दिया 4 ग्राम मिला करके, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी वो ये पूछ रहा है। सो मोलारिटी जब भी क्या होता है कि गिवन मास दिया होता है, मास के टर्म में जब दिया होता है तो हम क्या करेंगे, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इसमें वॉल्यूम रख देंगे, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ लिख देंगे W2 डिवाइड बाई M2 इंटू V और ऊपर 1000 लिख देंगे। अब यहाँ W2 क्या है, W2 इज अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद वॉल्यूम क्या है, V मतलब वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम को हमें हमेशा लीटर में रखना है। अगर आपका वॉल्यूम ml में है तो यहाँ ऊपर 1000 लगाएंगे, अगर ml में नहीं है, लीटर में ऑलरेडी, तो 1000 नहीं लगाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, W2 इज अ 4 ग्राम बिकॉज 4 ग्राम पड़ा हुआ है। मोलर मास उसी का जो सोल्यूट है, सो सोल्यूट यहाँ NaOH है, NaOH का मोलर मास ऐसे आएगा, आप 23 प्लस 16 प्लस 1 करके निकालेंगे 40 निकलेगा एंड मल्टीप्लाई 200 ml वॉल्यूम है, दैट इज नॉट इन लीटर, सो इसको चेंज करना पड़ेगा। 10 टाइम्स 1/2 इसका मतलब 0.5 मोलर, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी आएगी 0.5 मोलर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मोलैरिटी तक जो है हमने यहाँ पे सीख लिया है। इसके बाद अब मैं कुछ ब्रेक लूंगा, अगला लेक्चर बनाऊंगा और उसमें हम लोग मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, स्टोइकियोमेट्रिक और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार देखा है, अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हम लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। और भी ज्यादा वीडियोस लाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें और आगे ये 12th में बहुत काम आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरा लेक्चर मैं बाद में क्रिएट करूंगा, आज ही क्रिएट करूंगा बट थोड़ा टाइम होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।